अच्छा इसका एक और क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है इसके बाद। अगला कौन सा भाई? 57। बताओ भाई, देखो सो कह रहा फेयर डाइज रोल्ड 4 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, आई बराबर 1 2 3 4 है, तो वाई आई की वैल्यू या तो 1 है या 0 है। 1 कब है? अगर 6 अपीयर्ड ऑन द ith थ्रो, पहले थ्रो पे अगर 6 आया तो वाई आई की वैल्यू 1 है, दूसरे थ्रो पे 6 आया तो वाई टू की वैल्यू 1 है, तीसरे थ्रो पे अगर 6 आया तो वाई थ्री की वैल्यू 1 है, और फोर्थ थ्रो पे 6 आया तो वाई फोर की वैल्यू 1 है। तुमसे पूछ रहा है मैक्सिमम ऑफ 1 होगा। ध्यान दो, मैक्सिमम 1 होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो इससे ऐसा करो 1 माइनस कर लो, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ y1 y2 y3 y4। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? देखो ईच वाई आई के पास दो ही ऑप्शन है, तो मैक्सिमम या मिनिमम के पास भी दो ही ऑप्शन है। ईच वाई आई हैज ऑप्शन 1 और 0, तो जो मैक्सिमम या मिनिमम इनका आएगा उनके पास भी दो ही ऑप्शन है। तो जैसे यहाँ 1 था, कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं मतलब 0। अब तुम खुद सोचो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, 4 नंबर का मैक्सिमम 0 कब आ सकता है? वैल्यू 0 या 1 ले सकता है वो, सब 0 होने चाहिए। तो y1 भी 0, y2 भी 0, y3 भी 0 और y4 भी 0, तभी तो मैक्सिमम 1 आएगा, है ना? सॉरी, तभी तो मैक्सिमम 0 आएगा, 0 0। यस सर, यस सर, यस सर, यस। हाँ भाई आदित्य, कुछ कह रहे हो? हाँ सर, ठीक है ना? अब यहाँ से ये इंडिपेंडेंट दे रखा है कि नहीं? देखो इंडिपेंडेंट दे रखा है सारे रॉल्स। सो 1 माइनस y1 बराबर 0, y2 बराबर 0, y3 बराबर 0, y4 बराबर 0। अब y1 0 की प्रोबेबिलिटी ढूंढो। y1 0 कब होगा? सर बस 6 ना आया हो जब पहले डाई पे 6 ना आया हो, है ना? हाँ। क्योंकि पहले डाई पे 6 आता तो वैल्यू 1 होती, तो फर्स्ट डाई पे 6 नहीं आया, सो 1 माइनस पहले डाई पे 6 नहीं आया मतलब क्या? 5/6। 5/6। दूसरे डाई पे 6 नहीं आया, यही चल रहा होगा, 5/6 5/6, यही आएगा, सही है। तो हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना 0 1 वाला है, अगर मिनिमम होता तो यहीं पे काम हो जाता। अगर ऐसा होता कि मिनिमम ऑफ 4 नंबर इज 1, अब 0 1 वैल्यू है तो सबकी वैल्यू 1 हो जाती अगर मिनिमम रहता तो शुरू में ही, लेकिन मैक्सिमम था तो इसलिए 0 पे लाना पड़ा। ठीक है भाई। 60 वाला देखो। 60 60 16। हाँ सर, इसमें मेरा ये डाउट है कि जैसे इसका हम सीढ़ी निकाल रहे हैं, तो अगर जैसे हम एक्स ही तो यूनिक कंडीशन बना रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन वाई या फिर एक्स लेस देन वाई, तब तो ये पूरी वाला आ जाएगा जो कि सही भी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला यूज कर रहे हैं तो फिर नहीं आ रहा है, जो नीचे वाला आ जा रहा है। मुझे ये बताओ, अच्छा ये तो कर दिया होगा तुमने, ये तो हो जाएगा ना? हाँ पहला तो ये है कि z0 कब होगा, तो ये z0 कब होगा? जब x माइनस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम 0 है ना, तो इसका मतलब ये लेस देन इक्वल टू 0 है तभी ना। सो प्रोबेबिलिटी लेस x देन इक्वल टू y नहीं निकाल दोगे तुम, ठीक है? और ये दोनों एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, फिर यहाँ पे z बराबर 0 है तो इससे पता चल जाएगा तुम्हें, तो AC तो रिलेटेड है। अब बचा BD का, तो मुझे ये बताओ z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू x माइनस वाई कब है? अगर सर जब ये ग्रेटर देन 0 है
मतलब x greater than y। हाँ x ग्रेटर देन y है और 0 अदरवाइज जब x लेस देन इक्वल टू y है। less than y। तो मुझे ये बताओ x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सर डबल एक्सपोनेंशियल लाप्लास। हाँ लाप्लास, तो उससे नहीं आ जाएगा सीडीएफ? लाप्लास में सीडीएफ क्या होता है? सर b आ जाएगा सीधा सीधा। हाँ लाप्लास का सीडीएफ बताओ क्या होता है? अगर मैं सॉल्व भी करता हूँ सर z पॉजिटिव है तो मोड z को आप z की तरह ही सोच लो। तो z यही होगा ना, z पॉजिटिव, यहाँ पे z लेस देन इक्वल टू 0। सर b हो जाएगा सीधा सीधा, पीडीएफ से ही दिख रहा है। देखो इसमें कोई अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, इसने कहा है जब z पॉजिटिव है तो क्या होगा, है ना? तो z जब पॉजिटिव है तो z की वैल्यू x माइनस वाई है और x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डबल एक्सपोनेंशियल, और डबल एक्सपोनेंशियल का यही सीडीएफ है। तुम चेक करो डबल एक्सपोनेंशियल या लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ क्या है, तो यही तो है। सर अगर इसको ऐसे करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू सीडीएफ ऑफ z इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x माइनस z गिवन x प्लस z। x प्लस जेड कहाँ से आ गया? रुको, सॉरी यहाँ तुम्हारा ये आ गया कि z जो है मतलब x माइनस वाई हो जाएगी ना, z की वैल्यू x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू z, यही ना? हाँ और प्लस क्या होगा? कंडीशन है भैया। अब वो यूज कर लिया मैंने, कंडीशन यूज कर लिया ना मैंने, यहाँ पे कंडीशनल ही है। कब था ये? जब x मोर देन इक्वल टू y है ना? हाँ तो जब तुम्हारा z मोर देन 0 है, z मोर देन 0 कब होगा? इसी सिचुएशन में आएगा ना? अरे भाई तुम क्यों कंडीशनल लगा रहे हो? चलिए तुम्हें देखना है, तुम्हें यहाँ क्या पूछा है, z जब मोर देन इक्वल टू 0, z का सपोर्ट क्या है यहाँ पे? तुम क्यों कंडीशनल पे जा रहे हो? तुम ये बताओ यहाँ पे z का सपोर्ट क्या है? ये है ना लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। नहीं नहीं, लेस देन 0 कैसे हो जाएगा? अच्छा आप उसमें पूछ लो। अच्छा पॉजिटिव रहेगा ना 0 से इन्फिनिटी, जो z का सपोर्ट है 0 से इन्फिनिटी है, तो लेस देन 0 पे मास तो होगा नहीं, तो वो तो ठीक है, ऐसे क्लियर हो गया। हाँ क्योंकि z का सपोर्ट जो है मैक्सिमम है, x माइनस वाई 0 में मैक्सिमम है, तो जो भी अगर x माइनस वाई नेगेटिव हुआ तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 पे मास है, हो सकता है 0 पे मास होगा ना यहाँ से, लेकिन अब 0 से लेस देन वो नहीं है। अब जब z तुम्हारा मोर देन इक्वल टू 0 है, तो मुझे सिंपली दिख रहा है जब मोर देन इक्वल टू 0 है तो z की वैल्यू x माइनस वाई है, तो मैं सिंपली उससे कैलकुलेट कर लूंगा। अब यहाँ पे तुम क्या करना चाह रहे हो कि तुम इसमें कैसे डिसाइड करोगे? अभी हो तो गया तुम्हारा, जब z मोर देन 0, यही तो है ये, जब z मोर देन 0 तो यही करोगे ना? z नेगेटिव वैल्यू ले सकता है क्या यहाँ पे? तो फिर क्यों कंडीशन लगाओगे आगे? इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 है ना, आई थिंक, मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन की बात करूं मैं, z लेस देन पे सब होगा, मतलब x लेस देन y। हाँ यस। तो यहाँ तुम इतना कॉम्प्लिकेट रास्ता क्यों चुनते हो हर बार? तुम्हें सिंपली देखना है कि z की वैल्यू जब z मोर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारा z जो है, जब भी z पॉजिटिव कब होगा, है ना? मतलब है, मतलब यहाँ पे x माइनस वाई व्हेन z मोर देन इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज z इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा बोल दो, क्योंकि 0 पे तो 0 ही होना है इसको, यही z है। तो x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, उससे ही काम हो गया। अब z पॉजिटिव है, अगर तुम नेक्स्ट अगर तुम सॉल्व करो तो आगे क्या करना चाह रहे थे कि मैं ऐसा करूं कि fz ऑफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू y
और इनटू प्रोबेबिलिटी, यहाँ क्या लिखोगे इसकी वैल्यू? ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स लेस देन वाई वो जीरो मिलेगा जेड। हाँ, तो x लेस देन, मान लो ये कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, x लेस देन y है, तो x लेस देन y में z नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये जीरो हो गया। तो वही तो कह रहा हूँ, तो यहाँ से आंसर नहीं आ रहा है। बट इतना करना क्यों है भाई तुम्हें, जब तुम्हें पॉजिटिव है तो ये वही तो है कि प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू z, ये वही तो है। कब? जब मैं बोल रहा हूँ z पॉजिटिव है। तो इतना तुम्हें करना ही नहीं है, तुम सीधा यहाँ से देखो कि z तुम्हारा पॉजिटिव है, z जब पॉजिटिव है तो वैल्यू x माइनस वाई क्या है? डबल एक्सपोनेंशियल है। डबल एक्सपोनेंशियल का सीडीएफ देखो क्या होता है, उसमें पुट करो वैल्यू, तो उससे आ जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे और टाइम किल कर रहे हो तुम्हें शॉर्टकट ढूंढना है एग्जाम में कि बढ़ाना है स्टेप या स्टेप घटाने हैं एग्जाम में। एक 85 मैच करोगे। ट्विस्ट ऑफ जो अच्छा, बताओ भाई क्या बोल रहा है ये कि x1 जो है नॉर्मल 2 1 है, x2 नॉर्मल -1 4 है और x3 नॉर्मल 0 1 है। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और देन प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ दीज रैंडम वेरिएबल आर लेस देन इक्वल टू 1। तो एग्जैक्टली 2 जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका क्या मतलब हुआ? सर वही ना कि जैसे x1 लेस देन 1 इक्वल x2 लेस देन 1 या x3 ग्रेटर देन हो जाएगा, ऐसे तीन केस बन जाएंगे। या क्या यहाँ पे ये कर दो, इसके केसेस बना लो। हाँ, ये x3 मोर देन इक्वल टू 1 प्लस कितने केसेस बनेंगे इसके? अब केसेस बना लोगे, इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर लेंगे। इस तरह क्वेश्चन इवेंट में भी आया था ना कि एग्जैक्टली टू ऑफ देम अकर्स, तो वहां क्या करते थे? E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट, तो वैसे करके। हां यस सर, सेम ही चीज। तो E1 E2 E3 कॉम्प्लीमेंट। अब इसी को जितने केसेस बनेंगे बना लो, यहाँ x1 x2 ऐसे केसेस 3 केस हो जाएंगे शायद ना। इनमें सर थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखने वाली चीज है। हाँ, अब इनका इंडिपेंडेंट दे ही रखा है तो प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, रहने दो। तो इस तरीके से आगे चलो भाई। और किसी को रह गया कुछ डाउट बताओ। भाई साहिल तुम्हारा क्या था? मैंने भेजा ना आपको 2 क्वेश्चन भेजे सर, बस थोड़ा आंसर आ नहीं रहा, अभी आप देखना एक बार डिस्कस करते हैं। अच्छा सर, जब क्वेश्चन में कभी क्या आता है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस, उसमें राउंडिंग अप टू का ध्यान रखना होता है कि बस 3 डेसिमल प्लेसेस जो होता है उसको लिखना होता है। जो आ रहा है उसका 3 डेसिमल प्लेस तक लो, राउंड अप मत करो तो भी आंसर मैच करेगा, क्योंकि वो सफिशिएंट रेंज देते हैं। तुम देखोगे आंसर पीछे से स्टार्ट हो गया आगे तक। मान लो तुम्हारा 0.55 आया ना, तो वहां पे 0.50 से 0.60 तक आंसर रहेगा रेंज, तो आंसर करेक्ट होगा। अप्रोक्सीमेट करोगे तब भी, और नहीं तब भी।
एक मिनट तो ये ऑर्डर स्टेटस वाले एग्जाम में तो ये नहीं आएगा इस तरह क्वेश्चन, गेट का है तुम्हारा क्वेश्चन 7th वाला था। हाँ मैं ये कहता कि वैसे वो समझ तो आ गया था क्योंकि उसमें है कुछ नहीं, रेंज का पीडीएफ लिखता है, वो भी डेटा फॉलो करता है, फिर मैं सबका मीन निकाल लूंगा, जैसे x2 minus x1 x3 minus x1 x4 minus x1, और सर फिर ऐड कर दूंगा बस एक्सपेक्टेशंस को। तो क्या फॉलो करता है डिफरेंस ऑफ ऑर्डर स्टैट्स? सर जैसे x2 minus x1 है तो ये फॉलो करेगा ना कि बीटा k minus r n minus k minus r plus 1, ऐसे ये फॉर्मूला है ना। हाँ बताओ तो, हाँ इसका क्या आएगा? तो बीटा 1 कॉमा n, क्योंकि n है ना तो 1 का ही गैप है ना। हाँ तो सारे तो सेम ही फॉलो करेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ सर वही कह रहा था कि डिनोमिनेटर तो n plus 1 ही रहेगा। जब अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अलग है ना, x3 माइनस x1 क्या फॉलो करेगा? सर ये ऐसे करेगा 2 n minus 1। अब हाँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मीन लिखेंगे तो आप देखो नीचे n plus 1 ही आएगा हमेशा मीन में। अच्छा हाँ वो तो है। सर ये हो जाएगा। तो इसने यूनिफॉर्म दे रखा है, कहाँ लिखा है यूनिफॉर्म है, किस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ये? हाँ सर ये नहीं था, तो ये तो मैंने माना था कंटीन्यूअस। ठीक है ना, तो ये होता है जब xi आपका सैंपल यूनिफॉर्म से लिया गया है ना। हाँ तो ये मैंने कंसीडर करा था। हाँ तो ठीक है, अब क्या ही दिक्कत है, मीन कर दो, इसका आंसर गलत होगा, इसने गलत गलत बना रखे हैं। अच्छा हाँ, मतलब मैं यही कॉन्सेप्ट पूछ रहा था ना, क्योंकि बाकी तो सिंपल ही है, इसमें बस मीन करके ऐड करना है। हाँ हाँ, सो xi's आर यूनिफॉर्म 0 1, तो ये जनरली ये फॉलो करेगा, ठीक है। हाँ सर इससे ऊपर वाला देख लो। जी हाँ, ये एक्चुअली ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ है, अगर चाहो तो एक पेपर है स्पेसिंग, गूगल सर्च करना है स्पेसिंग PYKE पाइक 1965, ठीक है ना। तो ये पाइक ने 1965 में इसको प्रूव किया था, और ये रिसर्च पेपर का नाम है स्पेसिंग, ठीक है ना, और ये ऑथर है और ये ईयर है। तो गूगल कर लो इसको, पाइक 1965 रिसर्च पेपर आ जाएगा जिसमें इसका प्रूफ है। तो क्योंकि इसको मैंने रिसेंटली यूज किया था अपने पेपर में, तुम चेक कर सकते हो। मतलब ये बुक में, फिर वहीं से मैं बोला पहले किसी ने रिसर्च किया, बाद में बुक में आया, तो इसने इस चीज को प्रूव किया होगा, तुम चेक करो वहां पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत गलत गलत से क्या, कई बार क्या लिख के आदमी देता है, टाइपिस्ट गलत कर देता है, या वो खुद ही गलत बना देता है, लोग ऐसे भी काम होते हैं। तो x इज नॉर्मल म्यू कॉमा 1, अच्छा जो म्यू है पॉजिटिव है, अच्छा म्यू तुम्हें पॉजिटिव दे रखा है, फाई एक्स CDF है स्मॉल साई x, सो फाई एक्स CDF है स्मॉल फाई एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा PDF है नॉर्मल 0 1 का। एंड तुमसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या 1 माइनस कैपिटल फाई एक्स अपॉन साई एक्स। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टाइप का था, उसी पे मुझे लग रहा है बनाने की कोशिश किया होगा। तो हाँ सर पर वो ना सीधा था, उसमें इसको जैसे t ले लो आप तो ये dt बन गया, ऐसे कुछ कन्वर्ट हो जाता वहाँ, तो इसमें हो नहीं रहा था, आप देखो। तो कोई बात नहीं, तुम वैल्यू अगर पुट कर दो यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली सर अगर एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला भी लगा दिया जैसे x into PDF of x, पर वो वहाँ पे जो PDF of x है वो n u, 1 है ना, और ये नीचे वाला स्टैंडर्ड है, तो ये कट भी नहीं सकता। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि उसको कैसे कन्वर्ट करें, कि जैसे मैं कोई नया वेरिएबल लिख लूँ z, उसको x minus mu by 1 लिख लूँ। देखो इसका अभी तो तुम्हारे हिसाब से आंसर ये इस तरह से अगर सॉल्व करे
तो 1 माइनस कैपिटल फाई एक्स वन स्मॉल फाई एक्स ये होगा ना, और इनटू में पीडीएफ ऑफ एक्स। तो एक्स का पीडीएफ तो ऐसे डिफिकल्ट हो गया, तो उसको तुम क्या लिखोगे? पीडीएफ ऐसे लिखोगे तो 1/√2 पाई सिग्मा तो 1 ही है, y इज इक्वल टू x माइनस मैं वो वही पूछ रहा था सर, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें तो वर्क कैसे करेंगे? तो x माइनस म्यू करोगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल 0,1। ठीक है, तो वो तो बाद में यहाँ भी रिप्लेस कर सकते हो तुम। तो x माइनस म्यू होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ y को रख लो x माइनस म्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे म्यू प्लस वाई हो जाएगा, ये म्यू प्लस वाई हो जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ से अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे सो 1 माइनस फाइव, वहाँ से अगर x माइनस म्यू लिया तो यहाँ y प्लस म्यू हो जाएगा ये, और ये साई y प्लस म्यू हो जाएगा तुम्हारा। वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ एक्चुअली, है ना। 1/2 पाई एंड e की पावर माइनस हाफ वाई स्क्वायर डी वाई। अब ये किसके इक्वल हो गया तुम्हारा? एक तो है ना क्वेश्चन में म्यू को पॉजिटिव करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि पॉजिटिव है तो म्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे म्यू पे रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत क्या है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से 1 माइनस फाइव, तो ये हो गया 1 माइनस कैपिटल फाइव वाई प्लस म्यू इंटू यहाँ तुम्हारा है फाइव वाई प्लस म्यू, और इंटू ये क्या है तुम्हारा स्मॉल फाई ऑफ वाई डी वाई। स्मॉल फाई ये वाला, सो स्मॉल फाई है। अब इसको रिलेट करो, कैसे रिलेट कर सकते हो? मैंने इंटीग्रेट का क्वेश्चन हो गया ना, इंटीग्रेट करना है मैंने इसको। सर एक तो ये भी दिक्कत है ना, ये नहीं पता कि क्वेश्चन ही पूरा सही है। हाँ, ये कई बार क्वेश्चन बहुत सारे गलत भी रहते हैं, गलत होते भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हैं। तो जनरली जो सही होगा वो तो कर ही लोगे, ये है। सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक बार मैं आपको भेज देता हूं, इसको छोड़िए, थोड़ा सा वो होगा। हाँ, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा गलत भी लिखा हो, पता नहीं क्या है तो उसको रहने। सर देखना मैंने आपको भेजा है ये जो ये एफएमएस में है ये कॉन्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन देखना तो ना, ये देखना, ये समझ ही नहीं आया। मतलब ये देखा हुआ है मैंने पहले भी, थ्योरम पर पढ़ा नहीं था कभी, उसको लिया नहीं है पता। तो ये क्वेश्चन मिले थे पीडीएफ। अच्छा, x विद द रैंडम वेरिएबल विद ex म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, y बराबर gx है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y होगा g म्यू प्लस हाफ g डबल डैश सिग्मा स्क्वायर, एंड वेरिएंस ऑफ y इज g डैश म्यू हो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, प्रोवाइड g इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। एक्चुअली ये सेंटलमेंट थ्योरम में भी यूज होता है ये। तो वहां से क्योंकि ऊपर क्वेश्चन थे तो उसमें ऑप्शन ऐसे थे ना, तो फिर ये ढूंढा तो मिला। तो तुम्हारा x तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ना उस क्वेश्चन में, पहले वाले में, और पहले में काम तो एक्सप्रेशन ऑफ gx टाइम x माइनस a म्यू क्या है, इसका मीन है, तो x माइनस म्यू। हाँ सर, तो मेरे को लग रहा है कि यही होगा, समझा दो, आपको अप्लाई करना समझ नहीं आ रहा तो क्या y काम का है या नहीं, ये बता दो। तो उसको अप्लाई करो ना, क्या दिक्कत आ रहा है तुम्हें? अगर उसको तुम सॉल्व करो, क्या प्रॉब्लम है? अगर ये है, अगर थ्योरम यहाँ पे मतलब अगर लिमिट थ्योरम वाले है ना, उसमें कोई बात नहीं, अब अगले क्लास में करेंगे। आज डिस्कशन कर लेते हैं उसका स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट का। तो इसमें क्या है, तुम्हारा जो फॉर्मूला है कि
x का ex is mu and variance x is sigma square, y बराबर है gx। ओके, तो यहाँ से तुम प्रूव कर पाओगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y अगर तुम प्रूव करो तो ये आएगा g ऑफ म्यू प्लस हाफ g डबल डैश म्यू इंटू सिग्मा स्क्वायर। ओके, एंड वेरिएंस ऑफ y जो आएगा वो g डैश म्यू होल स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। ये तो अब पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो इसमें क्या है, देखो अब तुम्हारे पास जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन जो है x है तुम्हारा गामा, क्या पैरामीटर है, अल्फा की जगह जैसे मैं जो लिखता हूँ उसके हिसाब से a कॉमा m लिख दूंगा। तो हालांकि यहाँ से मैं बताऊं तो मीन जो है इसका मीन कितना है, a म्यू am मतलब am, हाँ सर am, और वेरिएंस ऑफ x जो है am स्क्वायर। अब तुमसे ये पूछ लिया कि e ऑफ gx टाइम x माइनस am, तो इसको तुम कैपिटल G मान के सॉल्व कर लो। तुमने सिंप्लीफाई किया है तो क्या दिक्कत है, ये तुम्हारा हाँ ये तो जैसे ढूंढ रहा था, इधर-उधर से पूछा तो आया कि ये कॉन्सेप्ट लग सकता है, तो ये फिर कर नहीं पाया मैं। तो करो ना, सिंपल है ना, ये y की जगह gx है तो तुम इसको कैपिटल gx बोल दो। मान लो ये तुम्हारा कैपिटल gx है, तो कैपिटल gx क्या है तुम्हारे पास, ये क्वांटिटी है, जो कैपिटल gx है वो स्मॉल gx टाइम x माइनस am है ना। तो अब इसको अप्लाई करो, ये फॉर्मूला तुम ट्राई करो, हो जाएगा, इसमें क्या है, मतलब अब करना म्यू पे तो अब 0 जा रहा है, म्यू आ गया और ये सिग्मा स्क्वायर आ चुका है। तुम्हें म्यू पता है, सिग्मा स्क्वायर पता है, gx पता है, तो वो थ्योरम लगा लो रिजल्ट। तो e ऑफ है ना, ये gx तुम्हारा हो गया, तो अप्लाई करो ना, g म्यू प्लस हाफ g डबल डैश म्यू इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो g म्यू, यहाँ g है, म्यू रखोगे तो 0 हो गया ना, म्यू माइन 3 का ये 0 हो गया। अब हाफ इसका डबल डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट रूल लगा के, और सिग्मा स्क्वायर तुम्हारा क्या है, ए एम स्क्वायर है, सो हाफ इंटू ए एम स्क्वायर में लिख देता हूँ, और इसका डबल डेरिवेटिव करो प्रोडक्ट रूल से, पुट कर लो, जो आ गया वही आंसर है, वही मैच हो जाएगा। किसी न किसी नहीं मैच हुआ तो गलत ऑप्शन है ये। हाँ सर, कुछ हाफ am स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स g डैश x यूज करना है। हाँ, तो ये जो है वहाँ से डबल डेरिवेटिव करो और डबल डेरिवेटिव वहाँ से फाइंड करके इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। हाँ ठीक है, सही ढूंढा तुमने। तो बस इसमें है ना, उसका आप डबल डेरिवेटिव करो उस फंक्शन का, जी एक्स टाइम ए माइनस एक्स रहता है ना, एक डबल डेरिवेटिव करके आ जाएगा, तो उससे आंसर आ जाएगा। हो गया। हाँ, नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट पे, तो नेक्स्ट वाला भी सेम ही है, ठीक है ना, उससे भी ऐसे ही फिट कर लो। तो तुम्हें नेक्स्ट भेजा है, तो सर बना लूंगा। हाँ, कैपिटल जी एक्स बराबर मान लो, पहले अलग से कैलकुलेशन कर लो, तो उस तरीके से आज हम लोग डिस्कशन ही कर लेते हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट अभी कर लेंगे डाउट्स के बाद। सर 45 पार्ट हो गया। जो 45 कह रहा है कि एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विथ सेम, मतलब ज्योमेट्रिक है, दे रखा है, z मैक्सिमम है, ऐसे ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में है ना, हाँ वो p प्लस क्यू, ओके, सो मैक्सिमम है, तो बोल रहा है कि एक्स वाई तुम्हारा आईआईडी है, ज्योमेट्रिक में और पीएमएफ दे रखा है मुझे, हाँ q की पावर x इंटू पी वाला, जहाँ x इस तरीके से है, एंड आपसे पूछ रहा है कि z जो है वो मैक्सिमम है x कॉमा y के, तो z इज मैक्सिमम एक्स वाई।
तो पूछ रहा तुमसे क्या कि व्हाट इज द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इन जेड। तो जॉइंट पीएमएफ ऑफ एक्स एंड जेड, आई थिंक एक बार मैं डिस्कस किया था, मुझे याद है। देखो तो अगर तुम ये कैलकुलेट कर रहे हो, तुम तो ट्राई नहीं किए हो गया, करे हो, देखो कहाँ दिक्कत है। z बराबर स्मॉल z है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स ऑफ x कॉमा वाई बराबर z, है ना। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, इंटरसेक्शन लेना है तुम्हें। तो इंटरसेक्शन लेने का मतलब ये हो गया कि इंटरसेक्शन लेना ना, तो ये आ गया मैक्सिमम ऑफ स्मॉल x कॉमा वाई इज इक्वल टू z, या अभी रहने तो चाहो तो x है ना, तो ये चीज है। अब यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, तुम अच्छा तुम ये छोड़ो, ये छोड़ो, तुम ये बताओ यहाँ से अगर मैं लिखूं कि x इज इक्वल टू एक्स है, मैक्सिमम एक्स वाई जेड कब होगा, इसका क्या मतलब है। जेड या तो x के इक्वल है या y के इक्वल है, यही मतलब है ना। हाँ सर। सो z इज x और z इज y, तो अगर ये x इज इक्वल टू z कब होगा, जब x ग्रेटर देन y। प्लस अब एक्स जेड दोनों कैसे हो सकता है, तो दोनों कब होगा ऐसा, x बराबर x भी और x बराबर z भी है। सर x z इक्वली है बेसिकली। हाँ, और दूसरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू z, कब ऐसा होगा। सर जस्ट x प्लस द y। करो ओपन इसको अब। तो इससे बेटर ये देखो, ऐसे जनरल डिफिकल्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो बेटर है कि तुम एग्जांपल लेके कर लो। मतलब शुरू में एक्सपेरिमेंट करते हुए यू टेक 0 0, फिर देखो क्या आंसर आ रहा है। आप देखो 0 1 लेके क्या आंसर आ रहा है, फिर 1 0 लेके देखो क्या आ रहा है। तो उससे क्या होगा, एक इंट्यूशन आ जाएगा आपको, एक पैटर्न समझ आ जाएगा, तो वो आसान होता है। ऐसे करना थ्योरेटिकली वेरिएबल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है डिसाइड करना। तो जैसे डिस्क्रीट क्वेश्चन है तो इनिशियली तुम ऐसे करो, पहले 0 0 को निकालो क्या आएगा, x बराबर 0 z बराबर 0 क्या आएगा ये निकालो, x बराबर 1 z बराबर 1, अभी फाइंड करके देखो क्या आता है, x इज 1 y इज 1, उससे निकालो, फिर 0 1 1 0, इस तरीके से फाइंड करो, तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे तो हमने कंडीशनल लगाया क्योंकि मुझे पता नहीं रिलेशन क्या है ना, वैसे जब पुट करोगे तुम्हें पता चल जाएगा रिलेशन ना डायरेक्टली, उससे एक आंसर आ जाएगा। या मैं ऐसा लिख दूं दो केस में कि व्हेन x इज मोर देन z अलग आएगा, और दो अलग अलग पार्ट में लिख लो, है ना। तो ये जो आप यूज करते हो टोटल प्रोडक्ट कंडीशनल वाला, ये और एक जो नहीं आता। नहीं, वो जब पार्टीशंस बनते हैं ना, जैसे यहाँ पे लॉजिक तो ये है कि जब पार्टीशन बनेगा कहीं भी, उसका लॉजिक ये है कि तुम किसी सेट की प्रॉपर्टी निकाल रहे हो, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है और ये E1 है, ये E2 है। अब तुम्हें इस सेट की प्रॉपर्टी निकालनी है, तो अकेला तुम नहीं निकाल पाओगे, जब तक तुम E1 के अंडर निकाल पाओगे, तो तुम इसको E1 के अंडर सॉल्व कर लोगे कि A गिवन E1 इनटू प्रॉपर्टी ऑफ E1, फिर ये फाइंड कर पाओगे। तो जब भी मुझे ऐसा कोई सेट चीज का डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं निकाल पा रहा हूं मैं, लेकिन अंडर पार्टीशन निकाल पाऊंगा, है ना, तो वहां पे ये कर देंगे कि A गिवन E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, टोटल प्रोबेबिलिटी, A गिवन E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये कर दूंगा मैं। तो यहाँ पार्टीशन जैसा ना, मैक्सिमम एक्स वाई, या तो एक्स आएगा या वाई आएगा, तो कब एक्स आएगा कब वाई आएगा ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें। सो यहाँ फाइनली एक्स है ना, एक्स जेड इक्वल ही हो गया, सो एक्स इज इक्वल टू जेड हो जाएगा यहाँ पे। सो ये आंसर जो भी है तुम अलग अलग भी कर सकते हो ना। तो अब क्या आएगा, एक्स मोर देन वाई होने के बाद आईआईडी है ना ये, तो आईआईडी में लिखना पड़ेगा एक्स मोर देन वाई का क्या हो। हाँ कपूर में इसका आंसर दे रखा है, लेकिन इससे निकालने पे अलग आ रहा है। अच्छा, नहीं सर न्यू एडिशन में ना इन सब के आंसर नहीं। अच्छा, न्यू एडिशन में क्या सॉल्व कर रखा है, सॉल्व नहीं कर सर मेरे से अच्छा आंसर की दे रखा है, नहीं आंसर तो आएगा। तो
जैसे मैं जनरल थोड़ा दिक्कत है तो मैं एग्जांपल से करो, अगर एग्जांपल से मैं करूँ तो मैं क्या क्या दिक्कत आएगी, देखो उससे एक समझ आ जाएगा क्या होने वाला है। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता है ऐसे कि x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा, x इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू 0, यही मतलब हुआ ना। तो इसको एक्स वाई में रिड्यूस करो जरा। अब x तो 0 फिक्स है तुम्हारे पास और मैक्सिमम 0 आ रहा है, तो y में ढूंढो रिलेशन क्या होगा, y और x में क्या रिलेशन होगा, ये 0 क्यों आ रहा है मैक्सिमम, इसका क्या मतलब है। अब इसका कंक्लूजन बताओ मुझे, y बराबर में क्या लिखूं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर दोनों ही जीरो होंगे ना, दोनों जीरो होगा। क्योंकि मैक्सिमम 0 है तो मतलब x 0 है, 0 तो वही क्या, ठीक है, तो मैक्सिमम 0 तभी होगा जब y भी 0 से या कम ही, 0 से कम क्या ही हो सकता है, तो ये आ गया। अब ये निकल जाएगा, इंडिपेंडेंट भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ जब भी कोई जनरल क्वेश्चन आए तो पहले तुम जनरल मत करो, उसमें तुम्हें कॉम्प्लिकेशन काफी आएगी। अब देखो ये आसानी से नहीं आ गया प्रोबेबिलिटी, x बराबर 0 कॉमा प्रोबेबिलिटी y बराबर 0। अब x बराबर 0 y बराबर 0 पे देख लो क्या आता है यहाँ से, है ना, p, तो p स्क्वायर आ गया, ये p स्क्वायर हो गया ना ये तो। है ना, ठीक है कि नहीं, देख लो। नेक्स्ट x0 y1 करो जरा, क्या आएगा, इसी में तुम सॉल्व करो, प्रोबेबिलिटी x इज 0 और z इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, जीरो है। सोचना पड़ेगा। x0, अब मैक्सिमम xy का 1, x तो 0 ही है, तो मैक्सिमम 1 कब आएगा, y1 है। इसलिए जो मैं लिखा ना टोटल प्रोबेबिलिटी, दो केस में कर लो, जब x मोर देन y तो ऐसा होगा, x लेस देन y, दो पार्ट में आंसर। तुम्हें जो आंसर दे रखा है वही तथागत क्या दे रखा है, दो पार्ट में दे रखा है, सिंगल पार्ट में दे रखा है, 3 पार्ट में दे रखा है। तीनों दे, जब अच्छा जब x मोर देन y, x लेस देन y, x इक्वल टू y, ऐसा, हाँ ऐसा दे रखा है। हाँ वही ना। तो जो मैं टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करता हूँ डायरेक्टली आता है, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे केस में तो ऐसा नहीं होगा ना, दोनों होगा, वहां तो हम लिखते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, तो तुम उसको ब्रेक कर लो। अभी देखो मैं समझ आएगा तुम्हें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने xz, अच्छा xz दोनों इक्वल लिया, तो इक्वल लिया तो ये आ गया। अब वहां देखो ध्यान क्या आएगा, मैं x लेस देन z ले रहा हूँ, अब देखते हैं y में क्या आता है ना, तो यहाँ x लेस देन y आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसका एक बार एक्सप्रेशन देख लीजिए, लिख लीजिए। इसने लिखा है जब दोनों बराबर हैं तब लिखा है इसने p q की पावर k, x बराबर z है, हाँ हाँ p q टू द पावर k ब्रैकेट में 1 माइनस q टू द पावर k प्लस 1, पूरा पावर ये इतना ही है, बस ये हाँ ओके, जब ये दोनों बराबर। हाँ अब पीडीएफ है p q टू द पावर k, ये है ज्योमेट्री। हाँ ठीक है, हाँ इसमें k अगर 0 रखते हैं तो हाँ रखो k, x y x z दोनों, हाँ तो x z दोनों k है, देखो 0 रखो क्या आएगा, हाँ p स्क्वायर आ तो गया, ठीक है ना, हाँ मैच तो कर रहा है ना, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 रख दो, तो दोनों को 0 रख दोगे, है ना, तो ये है, ठीक है चलो ये तुम्हारा आ जाएगा। हाँ ये जीरो कैसे आया, तो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जैसे मैं शुरू में कर रहा था, देखो x बराबर k, z बराबर k, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्जाम में यही सब आएगा, थोड़ा रिड्यूस करके आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हें 20 मिनट लगेंगे, और लगेंगे तो छोड़ दो एग्जाम में, सारे करने नहीं है, तुम्हें वो करना है जो कम टाइम में हो। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं चूंकि, तो आप आराम से ट्राई करो सीखने के लिए, तो एक्सपेरिमेंट करोगे तो सीखोगे। ये है मैक्सिमम ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू k। अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k, अच्छा मैक्सिमम ऑफ x y k कब होगा, सोचो। अब मुझे y के बारे में बताओ यहाँ पे कि इन दोनों का मैक्सिमम k कब आएगा, ये भी आ जाए तो y लेस देन k हो जाए, तो x तो फिक्स है k, तो y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू k, इक्वल टू k भी तो वर्क करेगा। अब हो तो गया, देखो इसको अलग अलग कर लो, सो x बराबर k इंटू प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू k,
और ये फाइंड कर लो, तो x बराबर k आएगा q की पावर k इंटू पी, और x लेस देन इक्वल टू k तुम ज्योमेट्रिक से सम कर लो वहां तक, यही आएगा आई थिंक। देखो 0 से लेकर k तक का सम निकाल लो तो यही आएगा, हो गया। तो ये प्रूव हो गया इक्वलिटी के लिए। वैसे ही है तो 0 0 है ना, मैं वही कहा तो स्टार्टिंग में जब सीखना है तुम्हें तो इनिशियली कोई नंबर लेके सॉल्व करो। 0 0 पे सॉल्व किया, फिर 1 1 पे ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 पे ऐसे ही समझ आ गया तुम्हें कि जब इक्वल है तो प्रोडक्ट डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। अच्छा अभी मैं नहीं 1 पे थोड़ा अलग होगा क्योंकि 0 था इसलिए नहीं 1, अगर 1 होता तो x 1 है तो मैक्सिमम एक्स वाई 1 कब आएगा, तो y लेस देन इक्वल टू 1 होता। तो इन जनरल ये आ गया ना, ये इन जनरल एक्सप्रेशन आ गया जो ये आया था। तो ये था प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू z की। जब लेस देन होगा तो क्या होगा, तो वैसे ही आपको सॉल्व करो। अब x0 z1 है जैसे मैंने लिखा तो ये आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, z मोर देन x लिया तुमने। फिर अगर 2 रखते तो क्या होता, x0 और z2 रखते हैं हम तो मैक्सिमम xy 2 है, इसका क्या मतलब है, ये 2 ही होगा, हाँ जी सर, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, तो एक आइडिया मिला मुझे यहाँ से, है ना, x बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर 0 निकालो, है ना, जो आया था p, और एक y बराबर 1 p q, तो ये जैसे p स्क्वायर इंटू क्यू आ गया। अब यहाँ इक्वलिटी से एक आइडिया मिला था, यहाँ z मोर देन है, तो दूसरा केस अगर मैं सॉल्व करूं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x है और z इज इक्वल टू z है, जहां तुम अज्यूम करो, यहाँ तो इक्वल वाला था ना, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि, है ना, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग जो निकाल रहे थे तो ये वाला प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू k और z इज इक्वल टू k, दोनों इक्वल है ना, इस तरीके से। अब क्या केस लोगे, तो जो पीछे मैं कर रहा था यहाँ से क्या हुआ, z मोर देन x है, सो z मोर देन x क्या कर रहे हैं हम लोग, तो ये कब है, जब मैं z मोर देन x है, मान लो इस तरह से। तो ध्यान दो तुम खुद ही, x इज इक्वल टू x है और मैक्सिमम ऑफ x कॉमा वाई z है जो कि x से ज्यादा है, तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि y क्या होगा। अब यहाँ y के बारे में सोचो, क्योंकि z x से ज्यादा है तो मैक्सिमम इन दोनों का z कब आ सकता है, हाँ जब y z हो जाए। अब दोनों इंडिपेंडेंट है तो ठीक, तो यहां से देख लो x बराबर x q की पावर x इंटू पी और y बराबर दे z, तो q की पावर z इंटू पी, चेक करो भाई तथागत यही आंसर होगा उसमें। हाँ ये तो ये कब है, जब z मोर देन, तो मतलब वो 3 केस में सॉल्व करना है हमें इस क्वेश्चन को, जो मैं शुरू में लिख रहा था कंडीशन टोटल प्रोबेबिलिटी, तो वो 3 पार्ट में ब्रेक करना है। जब एक बार z और x इक्वल है, अभी क्या सॉल्व किया, जब z मोर देन x है तो ये आ गया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया p स्क्वायर टाइम q की पावर x प्लस z। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर ये सब आएगा, कोई नंबर देके आएगा तो इजी रहेगा, नंबर देके अगर आता है तो इस तरीके से, नहीं भी जनरल आर तो नंबर से सॉल्व करो, उससे आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा आ गया पी स्क्वायर क्यू की पावर एक्स प्लस जेड आ गया। तीसरा केस, तो यहाँ दोनों इक्वल था, ठीक है ना, यहाँ हमने क्या किया, दोनों इक्वल लिया कि यहाँ तुम समझ लो ये निकाल रहे थे x इज इक्वल टू एक्स, जेड इज इक्वल टू जेड, लेकिन ये केस था जब z बराबर x है। दूसरा केस x इज इक्वल टू जेड, जब दूसरा केस z मोर देन x है। अब ऐसे ही तीसरा केस देखो, तो पहले कोई नंबर से सॉल्व कर लो, उससे एक आइडिया मिल जाएगा, फिर उसके बाद तुम उससे सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। जैसे मान हो जाएगा हैं, हाँ यहाँ मान लो जैसे x इज इक्वल टू 1 ले लिया और y z इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, तो अब समझो जरा, x 1 है और मैक्सिमम ऑफ x कॉमा y 0 हो गया, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी x तो 1 है, अब सोचना है कि x 1 है तो xy का मैक्सिमम 0 कब हो सकता है, तो ये हो गया एम्प्टी सेट, ये इवेंट है, ये इवेंट है, तो फाइनली आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट तो 0। ऐसा हो नहीं सकता ना कि x खुद 1 है और 1 और y का मैक्सिमम 0 आ रहा है,
तो 1 और y का मैक्सिमम 0 कैसे आ सकता है, तो वो एम्प्टी सेट हो गया, मतलब कोई फेवरेबल आउटकम नहीं होगा, तो ये 0 हो गया। तो ठीक है, तो तीसरा केस जो बनेगा इसमें, सो 2 केस बनाए। थर्ड केस ये है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, z इज इक्वल टू z, दिस इज 0 जब हमारा z लेस देन x है। तो तीनों केस सॉल्व हो गया, z बराबर, अच्छा डिस्क्रीट था ना, तो जो मैं वहां दो, अब यहाँ E1 E2 E3, तो इस कंडीशन में ये आंसर, उस कंडीशन में ये आंसर, तो ऐसे कंडीशन में आंसर आ गया, 3 कंडीशन में। अच्छा ठीक क्वेश्चन था, लेकिन थ्योरेटिकली थोड़ा डिफिकल्ट रहता था। इनिशियली यू स्टार्ट विथ नंबर्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो यू स्टार्ट विथ सम नंबर्स टू गेट आइडिया, इस तरीके से तो एक आइडिया मिल जाएगा। सर वो फॉर्मूला लिख लेते कौन सा? सर वो दूसरा स्लाइड, पहला स्लाइड दीजिए। ये हाँ सर। ओके सर। हो गया। आगे देखो भाई, बताओ। तो अभी ऐसा करते हैं, नया टॉपिक करने से बेटर है, ये क्लास में वो करा देंगे, तो अभी हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं ना। और डाउट है, किसी कुछ पूछना है? तो मल्टीवेरिएट जो आपने दिया था। हाँ, तो अभी क्या है कि जैसे हम लोग अभी हमने किया मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जैम एमएस वाला, एक है स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट जैम एमएस वाला, एक है गेट मल्टीवेरिएट वाला। कौन सा ओपन करूं? गेट वाला। गेट मल्टीवेरिएट। बताओ। ट्राई किया तुम लोगों ने? ट्राई किया तो क्वेश्चन बताओ। सर 11 का है, कुछ क्वेश्चन आईडी करता है। बताओ भाई। ये हालांकि आगे के क्वेश्चन में बताया था मैंने कि ये थोड़ा, ये जो x1 माइनस x2 है ना,
ये बोल रहा है कि लेट x1 x2 xn बी द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस। तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या हो रहा है, अगर मैं y ले लूँ x माइनस 2 थीटा, मतलब वाई आई बराबर एक्स आई माइनस 2 थीटा, ठीक। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि y1 माइनस y2 क्या x1 माइनस x2 के इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं, चेक करो जरा, हाँ या ना? क्योंकि 2 थीटा कट जाएगा और जो वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, हाँ एक्सपोनेंशियल 1। एक क्वेश्चन जैम में भी इस कॉन्सेप्ट पे आया हुआ है, मतलब वहां पे रेशियो का है। तो क्या वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा पैरामीटर पे? देखो ध्यान से। सो 1 थीटा x1 को लिख सकता हूं, तो ये जो x1 है ना, इसको y1 के टर्म में लिखता हूं, y1 माइनस 2 थीटा माइनस 1/n गिवन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो मैंने एक्साइज को y के टर्म में लिख दिया, क्यों भाई? अब ये y1 माइनस y2 का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? सर नहीं करेगा। नहीं करेगा, ओके। और जो ये y1 है ये क्या होगा? तो नहीं करेगा, तो इसको एंसिलियरी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, जो कि आगे आएगा कंप्लीट के बाद। हालांकि जैम में ये वर्ड नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्टली नाम लेके नहीं पूछता है वो ऐसे पूछ लेगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा पे डिपेंड कर रहा है या थीटा से फ्री है, ऐसे करके पूछा हुआ है। तो एंसिलियरी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री हो, तो ये एंसिलियरी स्टैटिस्टिक्स होगा। हाँ, क्या नाम बोला आपने? एंसिलियरी, दिख रहा है स्पेलिंग, ANCILIARY डबल LI। आई नहीं आता सर LL के बाद। चेक करना एक बार नाम, उस इंग्लिश स्टोरी में वैसी बात अच्छी है, तो स्पेलिंग देखना क्या है, एंसिलियरी में क्या स्पेलिंग होता है? सर ANCILLARY। ANCI डबल L हाँ ARY। एंसिलरी, अच्छा एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स। हाँ ये बीके रोदगी में है सर, ये मैंने देखा है, समझ नहीं आ ये रहा। गेट के सिलेबस में भी है, ये जैम में नहीं है। तो बस उस थ्योरम है ना गेट के सिलेबस में, तो उस पे है ये। सो एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स, और ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है एक्सपोनेंशियल के लिए? अच्छा मतलब नहीं, यहाँ ये एंसिलरी और पाइवट एक करके स्टैटिस्टिक्स होता है जिसको Yes. कॉन्फिडेंस इंटरवल। हाँ पाइवट यूज करूंगा, पाइवट थोड़ा अलग है। एंसिलियरी में क्या है, थीटा होना जरूरी नहीं है। पाइवट में क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें थीटा भी हो और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री हो। तो पाइवट और एंसिलियरी अलग अलग है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री होता है, लेकिन एंसिलियरी में थीटा होना जरूरी नहीं है। पाइवट में थीटा होना जरूरी है, किसमें? फंक्शन में, मतलब वो जो डिफाइन कर रहे हो रैंडम वेरिएबल, उसमें थीटा इन्वॉल्व होगा, वो पाइवट होता है। और दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट है थीटा से। हाँ पैरामीटर से फ्री होना चाहिए। ठीक ठीक है। वो इसीलिए है क्योंकि पाइवट में तुम्हें वो निकालना है ना, तुम्हें इंटरवल निकालना है थीटा के लिए, तो थीटा ही गायब हो जाएगा तो इंटरवल कैसे मिलेगा? तो इसलिए पाइवट ढूंढते हैं हम कि पाइवट एक फंक्शन ऑफ थीटा प्लस एक्साइज होगा, थीटा एंड एक्साइज, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो, तो उससे इंटरवल लिख सके, बाद में थीटा का एक इंटरवल आ जाएगा उसके टर्म्स में, तो वही कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। सो वो आगे आएगा अभी। हाँ इसमें क्या डिफरेंस है? किसमें? कंप्लीट और एंसिलरी। कंप्लीट का डेफिनेशन अलग है, एंसिलरी का डेफिनेशन अलग है। एंसिलरी का डेफिनेशन है कि ये फ्री ऑफ थीटा है। कंप्लीट होता है कि लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ gx इज 0 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ gx बीइंग 0 इज 1, है ना, या gx बराबर 0 आइडेंटिकली। हाँ यस। तो वो डेफिनेशन दोनों का अलग अलग है।
रिलेशन ये है कि कंप्लीट सफिशिएंट और एंसिलियरी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वही मैं यहाँ यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, तो मैं YA में क्यों चेंज किया हूँ, तो यहाँ पे बिना YA में चेंज किए काम हो जाएगा। देखो तो कहने का मतलब ये है मेरा, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा हूँ ये, बट यहाँ पे एक्चुअली काम क्या है कि ये है एंसिलियरी, ठीक, अभी दिखाया तुम्हें कैसे है, तो एंसिलरी जो भी है एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स, और ये तुम्हारा आएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चेक करो क्या मिलेगा, कंप्लीट सफिशिएंट आएगा। तो ये अभी पढ़ा नहीं, आगे की चीज आगे नहीं, तो ये कंप्लीट सफिशिएंट है, एंसिलरी है, सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इसका जो आंसर है तुम्हें बस ये निकालना है। अरे जहां तक मुझे अभी समझ आ रहा है, सो ये निकालना है तुम्हें, और ये निकालना मुश्किल नहीं है। यहां से देखो, सो तुमने अभी जैसे ये कहा कि x1 माइनस 2 थीटा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा भाई? नहीं वो x1 ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, वहां x1 सिंगल रैंडम वेरिएबल था। तुम्हें पता है ना कि अगर एक्सपोनेंशियल, हाँ, तो अगर x1 x2 xn एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, तो उसका मिनिमम जो होता है इज द एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम है ना, तो तुम्हारा ये x1 माइनस थीटा x2 माइनस, ये सब एक्सपोनेंशियल 1 है, तो रेट इसका 1 ही है। तो ऐड करो कितना हो जाएगा रेट इसका, तो एक्सपोनेंशियल n हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, एक्सपोनेंशियल n हो जाएगा। यहाँ रेट n है, रेट जब मैं कहीं रेट वर्ड यूज कर रहा हूँ मतलब वो रेसिप्रोकल है मीन का, अगर रेट वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल में तो यहाँ रेट n है, ठीक है ना। तो इसका मीन बता दो मुझे अब, वन बाई एन। तुम्हें यहाँ पे क्या इन्होंने कहा है, तो अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो x1 माइनस 1 बाई एन क्या आ जाएगा, यहाँ से इस लाइन से 2 थीटा हो गया काम। देखो तो e ऑफ 1 बाई थीटा इंटू 2 थीटा, मतलब e हटा दो अब, तो e हटा दोगे तो 1 बाई थीटा को बाहर कर लो, ठीक, देखो ध्यान से, सो 1 बाई थीटा को तुम बाहर कर लो, बचा e ऑफ दिस, और e ऑफ दिस यहाँ मैंने निकाल दिया 2 थीटा, तो आंसर कितना आ गया 2। चेक करो कहाँ पे समझ नहीं आया, हाँ क्योंकि ये थ्योरी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, चलिए ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, ना एंसिलरी पढ़ाया ना कंप्लीट सफिशिएंट पढ़ाया, ना मैंने ये बताया कि एंसिलरी और कंप्लीट सफिशिएंट इंडिपेंडेंट होता है। मैं बता दूं ई गिवन एफ था ना, ये इवेंट ई इवेंट एफ, या रैंडम वेरिएबल एक्स रैंडम वेरिएबल वाई, तो ई ऑफ एक्स गिवन वाई, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, वो x1 मतलब कैसे से नहीं आया, हाँ वो तो बाद का बात है, पहले मैं शुरू समझा रहा हूँ। देखो हालांकि बाद में दोबारा आएगा ये, मैं बोल रहा हूँ x गिवन y है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y किसके इक्वल होता है अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो, ऑब्वियसली x के, हाँ तो वही किया मैंने यहाँ पे कि आपका जो x गिवन y था समथिंग था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो गिवन है कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इंडिपेंडेंट है तो ये इसके मीन के इक्वल हो गया। अब मुझे ये चाहिए था, तो इसके लिए मैं क्या किया, वापस आया फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स पे, तो यहाँ से क्या है कि yi मैंने नाम दिया हुआ एक्सपोनेंशियल 1 है, ध्यान दो, तो ये जो y फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो इक्वल होगा x फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स माइनस 2 थीटा, यहाँ से। अब हमने एक थ्योरम दिखाया था जब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था मैं इस बैच में ही, कि तुम देखो याद रखो कि x1 x2 xn अगर IID एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, मान लो लैम्डा रेट है, तो उस केस में मिनिमम जो होगा क्या होगा भाई, रेट लैम्डा है वहां पे, मीन 1 बाई लैम्डा मतलब, तो मिनिमम का, हाँ तो यहाँ पे IID ले लिया मैंने तो n लैम्डा हो जाएगा। तो अगर x1 x2 x3 xn n रैंडम वेरिएबल्स हैं, ईच हैव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो जो उसका मिनिमम होगा जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स बोलते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट n लैम्डा या विथ पैरामीटर n लैम्डा, तो वही मैंने यहाँ यूज किया। ध्यान दो ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है x1 माइनस 2 थीटा ये y1 है, और ये ब्रैकेट में 1 लिखने का मतलब ऑर्डर स्टैट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था मैंने पहले भी,
तो y1 का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो ईच yi जो है एक्सपोनेंशियल 1 है, लैम्डा 1 है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल इन लैम्डा। तो लैम्डा तो यहाँ 1 है, तो एक्सपोनेंशियल इन। ये लाइन क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई राजा। यहाँ पे एक थ्योरम है जिसको हम बसूस थ्योरम बोलते हैं। ये सब गेट में थोड़ा सा है, गेट का क्वेश्चन है ना, जैम का नहीं है। बसु थ्योरम ये कहता है कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर और एंसिलरी एस्टिमेटर दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बसु थ्योरम इसका नाम है, ठीक है। और वो एंसिलरी y1 माइनस y2 लिया था तो मतलब कैसे उसको, अरे बात बराबर है ना, तुमने ही कहा था ना y1 माइनस y2 इक्वल x माइनस x2 के। तो अगर ये एंसिलरी तो ये भी एंसिलरी, तो एक्सपोनेंशियल रूल पे डिपेंड कर रहा है इसमें। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होगा थीटा से, पैरामीटर से फ्री है कि नहीं। x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री आएगा। क्यों, एस्टिमेटर एक इवेंट होता है, एस्टिमेटर एक रैंडम वेरिएबल है, और रैंडम वेरिएबल इवेंट ही बनाएगा बाद में। रैंडम वेरिएबल कहां से आया था, याद है रैंडम वेरिएबल कहां से आया था, वो आउटकम को नंबर पे मैप कर रहा था, और वो जो नंबर्स आ रहे थे वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं। तो इवेंट तो क्या है, रैंडम वेरिएबल के जो वैल्यूज हैं एक्चुअली वो इवेंट ही तो हैं। और वही अब रैंडम वेरिएबल का यहाँ पे एस्टिमेटर और रैंडम वेरिएबल्स ही हैं। तो एस्टिमेटर्स रैंडम वेरिएबल्स हैं और रैंडम वेरिएबल्स इवेंट से ही आया था। यानी हाँ, ये आगे कैसे मिलता है आगे डिस्कस करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बताओ, इसको अभी रहने दो, अभी भी कुछ रह गया तो बताओ भाई, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही थी भाई। देखो इसमें x1 माइनस x2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, x1 माइनस 2 थीटा और माइनस में x2 माइनस 2 थीटा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री, पैरामीटर से फ्री है। कौन सा पैरामीटर, थीटा से फ्री है। ये पैरामीटर थीटा से फ्री है, तो डिफरेंस भी थीटा से फ्री होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इक्वल तो है, तो ये एंसिलरी हो गया, एंसिलरी हो गया, एंसिलरी हो गया। तो वो ये दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो ये आउट हो गया, वो आ गया। अब उसको निकालने के लिए वो प्रोसेस किया मैंने, ठीक है कि नहीं। तो सर इसमें कि आप बता रहे थे हम जैसे यूएमवीपी वाला निकालते हैं तो जब थ्योरम यूज करते हैं जो एक्सपेक्टेशन पैरामीटर के बराबर है, तो उसमें भी तो यूज करते हैं कि जो सफिशिएंट प्लस कंप्लीट स्टैटिस्टिकल कंडीशनल लिमिट पैरामीटर है, लेकिन एंसिलरी और सफिशिएंट प्लस कंप्लीट में कैसे डिफरेंस क्या है। डिफरेंस अगर वहाँ अनबायस्ड चाहिए, तुम जो सी बात कर रहे हो लेवेन-सेफी थ्योरम की या राहुल एक्वेल की, वहाँ पे अनबायस्ड, कंप्लीट और सफिशिएंट ये जरूरत होता है। एंसिलरी तुम्हारे जैम के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। एंसिलरी डायरेक्टली जैम के सिलेबस, ये गेट का क्वेश्चन है तो ये गेट में आया हुआ है, जैम में नहीं एक्चुअली। तो सिलेबस देखो, तो ये एंसिलरी तुम्हारे जैम के सिलेबस में है ही नहीं, मतलब नाम नहीं है। कई बार क्वेश्चन इसके आसपास पूछ लिया जाता है, एक बार आया भी है, मैं बता दूंगा। तो डिसाइड करने का यही तरीका है कि यहाँ पे तुमसे पूछ लेगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो वैसे ही कर सकते हैं। तो एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स या इसकी प्रॉपर्टीज जैम के सिलेबस में नहीं है, वो गेट में है, गेट का ही क्वेश्चन है ये। तो इसको अभी स्किप करो, आगे बढ़ो। समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया तो भी गेट वाले लोग ध्यान दो, जैम वाले स्किप करो इसको। और गेट वालों किसी को डाउट हो तो बताओ, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, लेकिन सीखोगे तो हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट बताओ, और इसमें डाउट है तो बताओ नेक्स्ट, अगर और कोई डाउट है। 36 वाला देखो सर, इसमें 36 भी है तो पेज होती है। नहीं बहुत ज्यादा कुछ, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्राई करो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है ना करने को। तो ऐसे ये कहाँ गया, नहीं आप 36 आपके हिसाब से कुछ। हाँ एक मिनट, 36 असाइनमेंट के हिसाब से ये
सो 36 पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, अच्छा स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो पूछ रहा है स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, ये डिसाइड करना है। अरे आधा ही आया, तो आया ही नहीं। हाँ बताओ इसमें क्या डाउट है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि लेट अ रैंडम वेरिएबल x हैव द पीडीएफ। तो ये पीडीएफ तो पता ही चल रहा होगा देख के, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, लाप्लास है। सो देयर एग्जिस्ट आईआईडी रैंडम वेरिएबल x1 x2 सच दैट x and x minus x1 x have same distribution, true या false? सर ट्रू है। तुम्हें पता है ना कि डिफरेंस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लाप्लास होता है। तो बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट आईआईडी, हाँ भाई तो ये तुम एक्सपोनेंशियल 1 ले लो, ये भी एक्सपोनेंशियल 1 ले लो। सर इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट चाहिए, सेकंड करते हैं। हाँ तो एक्सपोनेंशियल 1 एक्सपोनेंशियल 1 ले लो दोनों, ठीक आईआईडी है। तो x1 माइनस x2 क्या आएगा, क्या यही वाला नहीं आएगा? तो दिस इज आइडेंटिक, ये तो पूछ रहा है ये कि x का डिस्ट्रीब्यूशन जो ये दे रखा हूं और x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। तो मतलब ये अभी कौन से थ्योरम पे क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, वो जो थ्योरम हमने पढ़ा था, मतलब थ्योरम पे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ये क्या किया कि जिनको पता है कि डिफरेंस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल जो होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का जो डिफरेंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डबल एक्सपोनेंशियल लाप्लास होता है। पहले तुम्हें ये पहचानना पड़ेगा ये डबल एक्सपोनेंशियल है। दूसरा तुम्हें ये याद हो कि दो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का डिफरेंस डबल एक्सपोनेंशियल लाप्लास होता है। तो उससे हो गया ट्रू, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दूसरा कह रहा है कि लेट द रैंडम वेरिएबल y हैव द पीडीएफ। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? हाँ तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म -2, अब कह रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट आईआईडी रैंडम वेरिएबल y1 y2 सच दैट y and y1 minus y2 have same distribution। अब क्या कोई ऐसा दो डिस्ट्रीब्यूशन तुम जानते हो जिसका डिफरेंस लेने पे यूनिफॉर्म आ जाए? नहीं सर। मतलब ऐसा कोई रिजल्ट है कि दो डिस्ट्रीब्यूशन आईआईडी हो, आईआईडी दो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका डिफरेंस ले हम और वो आ जाए यूनिफॉर्म। तो डिफरेंस यूनिफॉर्म, हाँ हाँ नहीं लेकिन वो तो वो था वहां पर एक ही रैंडम वेरिएबल था, वो ये था ना y बराबर, ये तो सिंगल रैंडम वेरिएबल है। ये तुम्हारा यूनिफॉर्म हाँ 0 1 हो गया था। सो ये तो सिंगल रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली, मतलब यहाँ पे दो ऐसे रैंडम वेरिएबल अलग अलग मिलेंगे, मतलब हो सकता है कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन हो, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और इक्वल अलग अलग है। यहाँ तुम और सोच रहे हो ये अलग है ना, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो आईआईडी थोड़ी है, ये दोनों आईआईडी नहीं है ना। हमें ऐसा सोचना है कि y1 माइनस y2 का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -2, 2 आ जाए। क्या ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है? तो इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं उससे। अगर तुम mgf निकालो y1 माइनस y2 का तो क्या होगा? यहां से अगर तुम देखो y1 माइनस y2 का तो आ जाएगा mgf ऑफ t एट y1 mgf ऑफ माइनस t एट y2, ये ना। और ये तुम्हें पता है ना कि y1 y2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा तो यूनिफॉर्म का क्या होता है mgf? इसका क्या होगा? तो e की पावर 2t माइनस e की पावर -2t अपॉन
हाँ अब तुम चेक करो क्या ऐसा कभी लिख पाएंगे इसको, तुम ब्रेक करके देखो कि इसको ब्रेक करके क्या ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है मुझे। वो एमजीएफ भी होना चाहिए, मतलब ऐसा हो। यहाँ पे वो लॉजिक लगा सकते थे, ये लॉजिक हम यहाँ भी लगा सकते थे कि नीचे वाला सेट नहीं टूटेगा। है नहीं टूटेगा ना। नीचे नीचे वाला सेट नहीं टूटेगा। ऊपर वाला तुम लिख सकते हो e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t, e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t, और अपॉन में नीचे 4t है। हाँ तो स्टैंडर्ड कोई बनाएगा नहीं बनाएगा। सेम लॉजिक हम यहाँ लगाते अगर, जैसे यहाँ तुम अगर सोचते तो यहाँ भी तुम देख सकते थे कि my1t इंटू my2 माइनस टी इज इक्वल टू, इसका क्या होता है डबल एक्सपोनेंशियल का एमजीएफ क्या है भाई, ये तो e की पावर म्यू टी, म्यू तो यहाँ 0 है तुम्हारा, बताओ इसका डबल एक्सपोनेंशियल का एमजीएफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कुछ ऐसा, ये आई थिंक आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर टाइप का। चेक करो एक बार क्या आएगा डबल एक्सपोनेंशियल का एमजीएफ, चेक करो। हाँ 1 स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका आएगा 1/1 टी स्क्वायर, और इसको तुम ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट में, देख लो ध्यान से, 1/1 प्लस टी इंटू 1/1 माइनस टी। तो यहाँ से ये है कि ओके तो ये वाली चीज इसके इक्वल है और ये वाली चीज इस, हालांकि दोनों एक ही एमजीएफ है, मैं इसको y लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही फंक्शन है क्योंकि y1 y2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये फंक्शन यहाँ भी y1 यहाँ भी y1 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों का एमजीएफ तो सेम ही आएगा। तो यहाँ से ये है कि तुम्हारे पास मिल गया ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया एक्चुअली, यहाँ से मिल गया कि my_t जो है ये फॉलो कर रहा है 1/1 प्लस टी टाइप का, और ये किसका एमजीएफ होता है, ये किसका एमजीएफ है 1/1 प्लस बीटा टी, 1 माइनस बीटा टी। अच्छा ये ले लो, सॉरी माइनस वाला ले लो, तो तुम ये कर, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड बनाना है ना, तो तुम इसको ये लो, ये वाले का ये लो और इसका माइनस लगाओ, ये आ जाएगा, तो 1/1 माइनस टी, ये किसका होता है एमजीएफ, एक्सपोनेंशियल। हाँ तो ये मुझे मिल गया आंसर। तो जिसको थ्योरम नहीं भी याद है तो इस लॉजिक से वो डिसाइड कर सकता है, अगर थ्योरम नहीं भी याद है तो यहाँ से क्या होगा कि x1 माइनस x2 का जो mgf है ना, तो वहां से तुम्हें दिख गया कि इक्वल है, तो mgf आ गया 1/1 t, तो वो एक्सपोनेंशियल का पता चल गया, अच्छा तो IID एक्सपोनेंशियल लेंगे तो वो बनाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, तो इसलिए ऐसे इसका ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है अगला बताओ नेक्स्ट। कौन सा 38 नीचे नीचे। अच्छा 38 36 ये तुमने कराया था उस दिन क्लास में, तुम थे नहीं शायद, देखो इसका कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब कर देते हैं। क्या 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 कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब क्या रहेगा। हाँ कॉम्प्लीमेंट से ही तो किया था मैंने, देखो तो कॉम्प्लीमेंट लेके ही किया था सॉल्व। यहाँ y1 y2 yn जो है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है मेरे भाई, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा है, यूं समझ लो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऐसा मान लो। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पता है तुम्हें क्या होता है, एक्चुअली ऐसा है, एक नंबर लाइन है मान लो, सो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मिनिमम, और ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही तुम्हारा y1 है, यहाँ पे y1 है और ये yn, ये नंबर लाइन है तुम्हारा, जो डेटा पॉइंट है वो ऐसा है। फिर सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इस तरह से, ठीक है। अब तुम देखो कॉम्प्लीमेंट खुद ही डिसाइड करो। तो ये कह रहा है कि म्यू की वैल्यू इन दोनों के बीच है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, बोलो। हाँ तो ऐसा हो प्रोबेबिलिटी, या तो मेरा म्यू जो है, यहाँ बोला म्यू इन दोनों के बीच है, तो नहीं म्यू ऐसा हो
कि y1 से कम हो जाए। अभी बोला म्यू जो है y1 y2 के बीच है, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो म्यू y1 से कम है या तो म्यू ज्यादा है yn से, है ना। दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.99। ठीक, तो इसको अब तुम दोबारा ठीक से लिखो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है वो मोर देन म्यू है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन म्यू है, मोर देन इक्वल टू 0.99। तो यहाँ से 1 माइनस, अब ये पता है क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में अगर तुम ये फॉर्मूला देखो, मैं बता दूं तुम्हें, जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF होता है ना, वो 1 माइनस CDF ऑफ x की पावर। तो यहाँ कहने का डायरेक्टली मतलब लिख देता हूँ, देखो x मोर देन x जो होगा ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन x इसकी पावर n। देख लो है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, अब जो भी रैंडम सैंपल था, पता नहीं कहाँ से सैंपल लिया था, यहाँ से लिया था, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक अबाउट मीन म्यू। तो ऐसा करो तुम नॉर्मल से ही काम चलाओ, ठीक है, या कोई और ले लो, सिमेट्रिक अबाउट मीन म्यू है, नॉर्मल म्यू ले लेते हैं, नॉर्मल म्यू वन ले लेते हैं। चलो तो अभी तुम ऐसा करो कि बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो x मोर देन म्यू इसकी पावर n हो गई इस लॉजिक से। सिमिलरली अब तुम्हें पता ही होगा CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो CDF होता है क्या होता है, वो ये जो सैंपल है उसकी पावर n, हाँ है ना, देख लो भाई। तो ठीक है, जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF है वो ये होता है ना, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो CDF है, हाँ CDF ऑफ x इसकी पावर n, वही तो लिखा हूँ। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ से आगे इसको उधर भेज दो चाहो तो, तुम अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो 1 माइनस, अब x मोर देन म्यू है, तो मुझे ये बताओ सिमेट्रिक अबाउट मीन म्यू था, तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है, तो म्यू के आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है और म्यू के पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दोनों हाफ हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है ना मीन म्यू के अबाउट, तो मोर देन म्यू भी हाफ और लेस देन म्यू भी हाफ। ठीक है, नॉर्मल जैसे नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में बोल रहा था, या म्यू वन ले लो, तो ये प्रोबेबिलिटी हाफ है, हाफ की पावर n, हाफ की पावर n मोर देन 0.9 है, n नहीं निकाल लोगे यहाँ से। अब यहाँ से n तुम्हें आई थिंक 8 आया था शायद, मिनिमम 8 आया था शायद, पता नहीं, चेक कर लेना श्योर। तो देखना तो n की मिनिमम वैल्यू क्या है, वो आ जाएगा। चलो सब अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सोचने वाला है ना, तो एंड में मजा आएगा। अभी क्या है, कुछ चीजें कुछ ने पढ़ा है कुछ ने नहीं पढ़ा है, तो थोड़ी दिक्कत भी हो रहा होगा कुछ लोगों को जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वैसा आ रहा है। एंड में अभी PY की दोबारा करेंगे हम ईयर वाइज क्रैश कोर्स में, तो वहाँ मजा आएगा, वहाँ इसमें मजा आएगा क्योंकि वैसे वहाँ कुछ कहने का नहीं रहेगा, तुमने ये नहीं पढ़ा है, तुमने ये नहीं पढ़ा है, तो जिसको नहीं आ रहा होगा मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक है, मतलब तुमने भी सीखने की जरूरत है, जिनको आ रहा होगा मतलब ठीक है, ये चीज़ है। सर इसमें एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर कोई PDF है वो सिमेट्रिक है किसी पॉइंट के अबाउट, हाँ। तो उसका ऑर्डर स्टैट्स भी सिमेट्रिक होगा उसी पॉइंट के अबाउट। तूने वैसा तो नहीं कहा, जरूरी नहीं है, मुझे लग रहा है जरूरी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ देखो ये प्रोबेबिलिटी हाफ की पावर n आ जाएगी, तो जरूरी थोड़ी, अगर सिमेट्रिक होता, मान लो अगर सिमेट्रिक होता तो ये भी हाफ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो आएगा नहीं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी हाफ है तो उसकी पावर n, तो हाफ की पावर n हो गई, तो ये तो ऐसा होगा नहीं, इसका मतलब नहीं, आंसर इज नो, यहीं से दिख रहा है। अगर होता सिमेट्रिक तो हाफ आना चाहिए था, हाफ तो आएगा नहीं, हाफ की पावर n आएगा, n अगर 2 हो गया तो 1/4 हो जाएगी, तो आंसर इज नो। ठीक है जी, चलो तो 46 वाला देखो।
सो बोल रहा है कि सपोज u एंड v आर टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडी ऑफ दिस, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u माइनस v इज सिमेट्रिक अबाउट 0। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ u माइनस v क्या होगा? तो 0 ही आएगा, है ना। सो अगर ये सिमेट्रिक है तो 0 के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा। चूंकि इसका मीन 0 है तो ये 0 के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अपने मीन के अबाउट ही सिमेट्रिक होता है अगर सिमेट्रिक है तो। जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक, आप डिसाइड करना है तुम्हें सिमेट्रिक है कि नहीं है ना। तो मीन तो इसका 0 आ गया ना, तो ये सिमेट्रिक होगा 0 के अबाउट। आई थिंक ये ट्रू ऑप्शन है, ठीक है ना। वैसे तो मतलब नहीं उसने चेक को भी मैंने किया तो उनको बहुत बड़ा हो जाएगा ना। क्या चेक किया? तीन बात चेक को भी मतलब से हाँ, उसको पीडीएफ दिया हुआ है, वो रवि का पीडीएफ दिया हुआ है और इंडिपेंडेंट भी है, तो वैसे किया तो हो गया पर वो बड़ा हो जाएगा ना, तो 3 बार हमको निकालना पड़ेगा अलग-अलग। तो इसका एमजीएफ से कर दो ना, तो एमजीएफ से ट्राई कर सकते हो। अगर एमजीएफ से इजी पड़ेगा। u माइनस v का मैं एमजीएफ निकाल लूँ, सो mu ऑफ t इंटू mv ऑफ माइनस t, और दोनों को सेम ही है एक्चुअली क्योंकि आईडी है ना। सो mu ऑफ t इंटू mu ऑफ माइनस t, और इसका एमजीएफ तो निकाला जा सकता है, तो प्रोडक्ट ले लो, उससे दिख जाएगा। हाँ सर, ऐसा ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u माइनस v सिमेट्रिक अबाउट 0 होगा ही, क्योंकि आईडी है ना। सो प्रोबेबिलिटी u मोर देन v हाफ होगी, यस और नो, और प्रोबेबिलिटी u लेस देन v ये भी हाफ होगी। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि u माइनस v मोर देन 0 हाफ है, एंड u प्लस u माइनस v लेस देन 0 भी हाफ है। ये चीज है। हाँ सर सही है। 0 का आउट सिमेट्रिक है। हाँ सर भाई, ये कॉन्टिन्यूअस है तो वो ओवरऑल जो 0 पे होता है वो 0 होएगा तो ऐड करके बना जाएगा। हाँ, चूंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए सिमेट्रिक ही होगा, क्योंकि तुम इंटरचेंज भी कर दोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब u माइनस v का डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा जो v माइनस u का होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। मतलब होता क्या है, जैसे मैं अभी रिजल्ट लिख रहा था ना, उस दिन क्या लिखा था कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन अगर म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है तो x माइनस म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन और म्यू माइनस x का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा। हाँ सर, वो रॉन्ग क्वेश्चन करके एक पीडीएफ था वो आपके। हाँ, उसमें वो एक्चुअली पिछले साल का जो बच्चा उसने भेजा था, तो वैसे कर कई सारे क्वेश्चन गलत भी है, तो ये वो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो उसने आइडेंटिफाई किए हैं, और भी बहुत सारे होंगे असाइनमेंट में। तो हाँ सर, मैं तो बात ही रहे थे गलत। हाँ, मतलब गलतियाँ कई जगह लिखने में कर देते हैं, कई जगह टाइपिंग में हो जाती है, इस तरह से डिफरेंट कई जगह आंसर बनाने में गलतियाँ हो जाती हैं। गलती 7-8 मिल गए। गलतियाँ रहती हैं, कोई बात नहीं। बस ये हमें देखो, मेनली हमें क्या सीखना है, क्वेश्चन में अप्रोच जानना है कि इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, ताकि हम उस क्वेश्चन से आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर वो रास्ता समझ आ रहा है फिर वो करके देख लो, और आंसर अलग भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच पता होना चाहिए क्वेश्चन कि ऐसा ना कोई क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं होगा कैसे, ये पता होना चाहिए सॉल्व कैसे होगा। तो अप्रोच है तो ठीक है। अब इसने कहा x प्लस वाई प्लस 1 फैक्टोरियल x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल 1/3 x की पावर x प्लस वाई प्लस 2, x क्या है 0 से इन्फिनिटी, y 0 से इन्फिनिटी। ओके, तो कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा ये? वही तो सर बन नहीं रहे।
भाई तो अगर हम समेशन करें क्या ये 1 देगा? तुम्हें लगता है ये 1 आएगा इसका आंसर? अगर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सोच के देखिए, मान लो तो यहाँ एक्स वाई ही वेरिएबल है ना, एक्चुअली ये कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नेगेटिव बाइनोमियल का एक्चुअली है ये मतलब बाई वेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल, जो आपके सिलेबस में एग्जाम में नहीं है, वैसे तो नाम यूज नहीं कर सकता, तो ये उस तरह का केस है एक्चुअली। उसमें होता है ना बाई वेरिएट बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव बाइनोमियल अगर है तो हमने देखा हुआ है ना कि जैसे x = x है नेगेटिव बाइनोमियल, तो क्या होता है एक पीडी जब हम ले रहे थे नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द आरएच सक्सेस, उसमें क्या होता है y-1 चूज r-1 फिर p की पावर r और यहाँ पे q की पावर y-r, या x है तो x ले लो। हाँ अच्छा x + r-1, तो ये तो नंबर ऑफ ट्रायल वाला हो गया। नंबर ऑफ फेलियर वाला जो था, सो नंबर ऑफ फेलियर है तो फेलियर प्लस सक्सेस -1 में से सक्सेस -1, तो p की पावर r, q की पावर घटा लोगे तो x आ जाएगा। और यहाँ x 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ एक r से स्टार्ट होता है ना, ये वाला है, तो चूंकि यहाँ 0 से स्टार्ट है तो इसको अगर ओपन करेंगे तो इसी का मतलब बाई वेरिएट वर्जन कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये है ना, इसको तुम ठीक करके लिखो तो x भी तो हो गया, तो उस तरह से कुछ बाई वेरिएट वर्जन दिख रहा है इसका मुझे। सर वही इसको नेगेटिव बाइनोमियल में एडजस्ट कैसे करेंगे, वो दिक्कत आ रहा है उसमें। हाँ सो अगर तुम मार्जिनल निकालो तो बाई वेरिएट तुम ऐसा करो, अभी एक बार विकर की किसी गुप्ता कपूर वाले बुक में बाई वेरिएट बाइनोमियल, बाई वेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल है ना, उसके पीएमएफ से फिट करके देखो जरा। जैसे हमारे सिलेबस में नाम तो कि बाई वेरिएट बाइनोमियल का है, मतलब ट्राइनोमियल है, मल्टीनोमियल है, हमारे सिलेबस में बाई वेरिएट नॉर्मल है, ये दोनों है, ये सिलेबस का नहीं है, लेकिन पीडीएफ कुछ उसी फॉर्म का है, तो अब तुम उसके पीडीएफ देखो क्या है, ज्वाइंट, मतलब जो नेगेटिव बाइनोमियल, दो नेगेटिव बाइनोमियल का जो ज्वाइंट है, मतलब कहने मतलब बाई वेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल वहां पे है, तो उसके पीएमएफ से कंपेयर करके देखो, या अगर मल्टी वेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल होगा, विक्रवर्ती में है मुझे पता है, तो वहां पे तुम 2 के लिए चेक करके देखो, तो P1 P2 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें, जैसे यहाँ पे है ना, तो ये P1 है, जैसे ये Q1 है, तो वहां पे ऐसे ही P1 P2 आएगा, जैसे बाइनोमियल में होता है, जैसे ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे होता है उस तरह से केस बनेगा ये। अब फिट कैसे करेंगे? तो हाँ हाँ सर ट्राई करूंगा इसको, बाई वेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल। हाँ उसके एक पीएमएफ देखो क्या है, विक्रवर्ती में है ये, उसके पीएमएफ से हैं, मैंने 20 आओ के अंदर ना अलग से मतलब चैप्टरों में पढ़ हाँ वहाँ भी है, वहाँ इजीली मिल गया मुझे, यही सेम बन रहा है, मतलब वहाँ जनरलाइज है तो k-1 और ऐड कर लो फैक्टोरियल में, तो अगर मैं 2 के लिए देखूँ तो आप 2-1 कर दो उसको, यही बन रहा है एग्जैक्टली। यस तो उससे आ जाएगा, तो उससे हो जाएगा बाई वेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल से। बट सर ये तो मतलब सिलेबस में नहीं है। हाँ जैम में नहीं है, लेकिन लोगों ने बना दिए क्वेश्चन ऐसे ही, तो ये है। तो यहाँ से चूंकि अब दिख गया बाई वेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल है, तो इंडिविजुअली नेगेटिव बाइनोमियल होगा, और इंडिविजुअली नेगेटिव वहाँ देखो कंडीशनल का, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये, जैसे बाइनोमियल का कंडीशनल ठीक है, मुझे पता बाइनोमियल का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, बाई वेरिएट मतलब बाई वेरिएट नॉर्मल का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पता है मुझे, फिर बाई वेरिएट बाइनोमियल ट्राइनोमियल का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पता है मुझे, तो ये तुमसे जानना चाह रहा है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाई वेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल का, है ना, तो वो एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया ऐसे तो। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होगा, लेकिन प्रोसेस में सीखोगे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ पीवाईक्यू बहुत स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है, ताकि आपको ये आइडिया हो कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो जब नॉन पीवाईक्यू तुम देखो तुम्हें समझ आएगा अच्छा इस तरह के एग्जाम में आए हैं क्या, तो वैसा क्वेश्चन तुम्हें नहीं लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो तुम्हें लगेगा इस टाइप के आए हैं या ऐसा पैटर्न या ऐसे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जैसे इस तरह क्वेश्चन वहाँ नहीं मिलेगा पीवाईक्यू में, क्योंकि ये सिलेबस के बाहर का वो पूछते नहीं जनरली इस तरह से। अगर n फैक्टोरियल होता ऊपर तो वो बाई वेरिएट बाइनोमियल बन जाता उस तरह से, तो कुछ बनता वहाँ पे, लेकिन चूंकि यहाँ पे वेरिएबल ही है n की जगह, तो बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल ये डिफरेंस है ना, बाइनोमियल में क्या होता है n फिक्स है, मतलब ट्रायल फिक्स है, सक्सेस वेरिएबल है, नेगेटिव बाइनोमियल में सक्सेस फिक्स है, ट्रायल वेरिएबल है ना, तो ये डिफरेंस, तो उससे ये समझ आया। अगर यहाँ n फैक्टोरियल होता
तो ये बाइवेरिएट बाइनोमियल टाइप का बन सकता था उस तरह से, तो वहाँ पे वो होता हाफ की उस तरह से ब्रेक होता इस तरीके से, ये उससे दिख गया तो उससे हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सर वो सुपर कौन सा वही पिछला वाला क्या पिछड़ा ये, हाँ कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन ना, देखो हो गया ऐसे तो ये समझ आ गया यूनिफॉर्म जीरो, क्योंकि u माइनस बी बी माइनस यू का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है तो यूनिफॉर्म जीरो के अबाउट होगा ये। u भी का चेक करो, यहाँ वही चीज जो पीछे में तुम्हें याद है पिछला क्वेश्चन कर रहे थे y बराबर x माइनस 2 थीटा लिया था, सेम यहाँ करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हैं, ये क्वेश्चन जैम में आया हुआ है, मतलब पर्टिकुलरली ये नहीं, इस तरह के ऑप्शंस जैम में है, तुम्हें दिखाऊंगा जब आएगा तो ये इस तरह क्वेश्चन जैम में आया है, जैसे ये लिखा ना ऑप्शन, सेम ऑप्शन वहां बना रखा उन्होंने इस तरीके से। तो यहाँ पर ट्रिक ये है इसका कि तुम देखो यहाँ पे तुम्हारे पास है ना, सो एक नया रैंडम वेरिएबल y मान लो मैं लेता हूँ, या चलो u ही ले लो, u तुम लो लैम्बडा टाइम x, उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के देखो क्या होगा। तो क्या मैं v बाई u को ऐसे लिख सकता हूँ लैम्बडा, आई थिंक u बाई, मतलब तुम्हें एक चीज बस ये डिसाइड करना है कि u लैम्बडा x ले या u x बाई लैम्बडा ले। अब तुम्हारा काम ये रह गया कि u का पीडीएफ निकालो ट्रांसफॉर्मेशन से, इस u का इनमें से किसी एक का डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा से फ्री हो जाएगा, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि b सही है कि c सही है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं क्या करूंगा, ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अच्छा u भी का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ना, एक मिनट, तो u भी का दे रखा है तो मत ऐसा ट्रांसफॉर्म करें, x को लो लैम्बडा u या x को लेंगे u बाई लैम्बडा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो अभी के लिए समझ लो कि तुम्हारा जो है लैम्बडा u फ्री हो गया, हाँ यही होगा। सो मैं बता देता हूँ, क्योंकि तुमने कहा सी ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही इसीलिए है क्योंकि u अपॉन v को मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा u अपॉन लैम्बडा v। तुम क्या नोट करोगे, ये लैम्बडा से फ्री है, ये लैम्बडा से फ्री है, मतलब खुद नहीं डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब लैम्बडा u का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ट्रांसफॉर्मेशन करके, तो u का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो लैम्बडा u का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो तुम, वो लैम्बडा से फ्री हो जाएगा। लैम्बडा v का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो क्योंकि आईआईडी है, तो लैम्बडा u लैम्बडा v भी आईआईडी हो गया। तो यहां से क्या होगा, तो इसीलिए ये फ्री है लैम्बडा से, क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा पे डिपेंड कर नहीं रहा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा पे डिपेंड कर नहीं रहा, तो रेशियो का भी डिपेंड लैम्बडा पे नहीं करेगा, रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, यही से दिख गया मुझे। तो ये जैम में भी ये ऑप्शन आया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हुए हैं। तो ठीक है ना, आइडिया समझ आया, करना क्या है, तुम्हारा काम है लैम्बडा यू का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, और वो लैम्बडा से फ्री हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसीलिए ये सही है। अच्छा ये कब सही होता, अब इसको मैं क्या लिख सकता था, u भी था, तो ऐसा होता कि कुछ फॉर एग्जांपल है ना, यहाँ तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया ना, अच्छा तभी नहीं, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैम्बडा ले लेते हैं। कुछ ऐसा होता है u बाई लैम्बडा, या तो हटना मतलब बैलेंस करना पड़ेगा ना मुझे, तो यहाँ कुछ बनेगा नहीं एक्चुअली, तो यहाँ पे यही बनेगा, ठीक है, वो बनेगा नहीं, तुम लैम्बडा u करोगे तो वैसा इसका ट्रिक है। अभी कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u अपॉन v इज सिमेट्रिक अबाउट 1, सो u अपॉन v का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है 1 से, तो इसका मतलब u अपॉन v का मीन 1 आना चाहिए, तो ये तो इजी है, u अपॉन v का मीन निकाल लो, e ऑफ u इंटू e ऑफ 1 बाई v, ये इजीली निकाला जा सकता है, e ऑफ u इजीली आ जाएगा ना इंटीग्रेट करके, 1 बाई v इजीली आ जाएगा, चेक करना 1 नहीं आएगा शायद, तो 1 नहीं आएगा तो इसका मतलब मीन नहीं आएगा, तो इसलिए आउट हो जाएगा ये। ठीक है, ये सब दोबारा आएगा अभी पीवाईक्यू डिस्कशन जब होगा जैम और गेट का, तो ये सारे क्वेश्चंस को भी, सारे क्वेश्चन दोबारा आने हैं पीवाईक्यू, क्योंकि बहुत सारे छूट भी गए अभी जो हम नहीं किए हैं। हाँ ये एक लॉजिक को अंदर चेक करना था, 29 वगैरह निकालो, तो आंसर आ गया मेरा। पेज 10, अच्छा पेज 10 है, कौन सा क्वेश्चन है, 19 20, 20 ये अच्छा इसमें मैंने ये लॉजिक लगाया कि इसमें कंडीशन अगर पूछा है तो टी समेशन ऑफ एक्स दिया है, हाँ तो इसका जो एक्सपेक्टेशन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा, ये लॉजिक है इसका, तो द इंटेंशन है।
x1 जो है तो समेशन xi इसका सफिशिएंट एस्टिमेटेड हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हाँ ओके हाँ समेशन xi इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। x1 तो कंप्लीट सफिशिएंट है ना फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अच्छा ओके टी के टर्म में तो है ये। ओके ओके तो इसका एक अप्रोच ये हो सकता है हाँ तो मतलब हमारे इस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी आएगा n थीटा, एक n तो सब में काट देंगे तो बस a वाला बचेगा जिसको 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है हाँ सही है। हाँ हाँ उससे कर सकते हैं। अच्छा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी आएगा n थीटा है ना ये कह रहे हो तुम। हाँ ठीक है हाँ उससे भी सही है तो वो एक्चुअली डिस्कार्ड कर दो बाकी को। हाँ तो t बराबर n थीटा मान लो ऐसा है। हालांकि इसका दूसरा अप्रोच भी है मुझे याद आ रहा है तो एक्सपेक्टेशन के डेफिनेशन से ही हो जाएगा। हाँ 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 वैसे हालांकि ये t का फंक्शन होगा ना तो मुझे पता है t का फंक्शन होगा क्योंकि मैं तो जानता हूँ है ना। तो एक्सपेक्टेशन के डेफिनेशन से कैसे करोगे तुम। सर जैसे x1 को कुछ मान लिया हाँ और ऊपर t समेशन xi है हाँ और उधर से सब्ट्रैक्ट कर लिया जो x1 को माना है और हाँ। दोनों को अलग अलग कर दिया और नीचे से थीटा 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 सब कट जाएगा और आ जाएगा वो। अच्छा ठीक है ओके हम लोग पॉइजन के केस में जैसे करते थे कि हाँ 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 मैं समझ कैसे गया। निकलेगा वो लैम्डा का सफिशिएंट या कंप्लीट एस्टिमेटर निकालते थे। इसमें एक्चुअली ठीक है वो सफिशिएंट आ जाएगा कंप्लीट सफिशिएंट और ये कंप्लीट सफिशिएंट ऑफ वैसे सर एक और था कि टी समेशन xi है जो गामा को फॉलो कर देगा। हाँ और ऊपर वाला एक्सपोनेंशियल है उसको हम गामा में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ हाँ वो भी इसमें कर देंगे। मतलब उससे कोई ऑप्शन नहीं देगा। गिवन टी है ना टी बराबर टी ले लेते हैं समेशन को कुछ फिक्स कर देते हैं उससे हो जाएगा ठीक है। क्योंकि टी के टर्म में ही है तो एक तो वही तरीका ठीक है टी को वो लेना मीन वाला ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा करो ना ये सब पे मीन लगा दो क्या ही है एक काम करो जैसे तुमने एक तरीका सीख बताया हर ऑप्शन में मीन ऑपरेट कर दो ठीक है तो कुछ मीन आएगा और यहाँ भी मीन ऑपरेट कर दो तो यहाँ मैं ई लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा e of x1 गिवन t तो क्या आ जाएगा इक्वल टू e of x1। E of x1 अब यहाँ इस सब पे एक्सपेक्टेशन लगा दो। अब देखो x1 का जो मीन आ रहा है x1 का मीन यहाँ से क्या है क्योंकि ये यहाँ पे मीन थीटा है तो रेट लैम्डा है तो n बाई थीटा आएगा एक्चुअली। इसका मीन कितना सॉरी अच्छा एक मिनट थीटा आएगा ना हाँ ओवर 1 बाय थीटा। ठीक है यहाँ रेट कितना रेट है 1 बाई थीटा ना तो उसका रेट हो जाएगा ऐड होके हो जाएगा n बाई थीटा थीटा बाई n मीन थीटा बाई n आएगा चेक करना मीन थीटा बाई n आएगा। तो अब ये सब पे तुम वो कर दो तो यहाँ से आ जाए क्या ए ऑप्शन आया तुम्हारा क्या आंसर आया हो गया देखो अभी हो ही गया ना n थीटा अपॉन n स्क्वायर तो थीटा बाई n आ गया और यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का भी मीन तुम्हारा आएगा थीटा बाई n। तो उस तरीके से तो यही काम करो यहाँ भी ई लगाओ हर ऑप्शन पे ई लगाओ देखो किसके साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा हो तो आउट हो गया 3 आउट हो जाएगा एक ही सही रहेगा ये भी हो जाएगा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से तो उससे आ जाएगा ठीक है। चलो बाकी चीज अच्छा है तो लोग ट्राई कर रहे हो। हाँ वो सफिशिएंट का लॉजिक मतलब उस तो गड़बड़ हो गई जो ये तथागत बता रहा था सही है जैसे इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा लॉजिक के लिए तो वैसे देंगे तो एक ही जीरो बनेगा। अच्छा ओके ओके हाँ बाय डेफिनेशन तुम करो ठीक है तो डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंसी होता है कि ओके हाँ जैसे ये तथागत ऐसे कह रहा था ना कि टी क्या है ये सफिशिएंट एस्टिमेटर है समेशन xi ये कह रहा है ना तो समेशन xi सफिशिएंट एस्टिमेटर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है कि गिवन t शुड बी फ्री ऑफ थीटा। हाँ तो इसका एक्सपेक्टेशन फ्री ऑफ थीटा होना चाहिए ना। तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या आ रहा है यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या आ रहा था थीटा बाई n
डी सफिशिएंट अगर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज फ्री ऑफ थीटा। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा होता है ना, तो कंडीशन एक्सपेक्टेशन है फ्री ऑफ थीटा, तो उससे क्या आंसर आ रहा है, कैसे लॉजिक लगा रहा है बताओ मुझे। मतलब मैंने ये लॉजिक लगाया कि लार्ज एन के लिए या तो इससे एक्सपेक्टेशन ऑफ पी पेटेंट क्या है, पहले एक्सपेक्टेशन सब में डाल दिया ऑप्शंस में। हाँ तो एक ए वाला बन जाएगा थीटा बाई एन, हाँ उसका नीचे वाला बन जाएगा 1 थीटा, हाँ तो उसके नीचे वाला में वो डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। फिर लार्ज एन को चेक करेंगे तो दो लगना टेस्टी हो जाएगा, ऊपर पावर जाएगा, बच रहा है ओके ठीक है। और भी अप्रोच हो सकता है, सही है, तुम मुझे बता रहे हो सबका है ना अपना, वो मैं देखना है कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। मुझे लगा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से ठीक है, ई लगा लो सब में, यहाँ भी ई लगा लो, मुझे ये समझ आ गया। और भी तरीके हैं एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन जैसे बता रहा है उससे भी हो जाएगा, तो देखना पड़ेगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं। अभी तो एक बार मल्टीवेरिएट वाला कंप्लीट कर लो, तो एक क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तो आज ही सोचा था कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा सा कंप्लीट करना है। तो ये एक क्लास में ही टॉपिक कंप्लीट। लिमिट थ्योरम का असाइनमेंट मैंने ग्रुप में भेजा था, वो ड्राइव में भी है, तो ये टॉपिक और वो असाइनमेंट कर लेंगे एक क्लास में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें क्या मुझे बताना है कि कन्वर्जेंस इनइक्वालिटी का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ही समझाना और कुछ नहीं है। कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या है, फिर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का स्टेटमेंट क्या है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इनके बीच रिलेशन क्या है। तो रिलेशन तो ये है कि कन्वर्जेंस इनइक्वालिटी इंप्लाई करता है कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुश्किल से 5 स्टेटमेंट लिखाने हैं, 4 डेफिनेशन और एक स्टेटमेंट। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं लिमिट थ्योरम का जो असाइनमेंट है वो करा दूंगा, टॉपिक खत्म। ये है। गेट में एक और भी है, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस और स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना। तो यहाँ जैसे 2 ही है, तो गेट में एक और है, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस और स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो वो भी करा देंगे, एक साथ ही हो जाएगा। तो जैम में बस इतना ही है, लेकिन गेट में भी है। तो ये एक क्लास, अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा। एक क्लास है परसों, मैं क्लास लूंगा परसों, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, ज्यादा नहीं है। हाँ जो लिमिट थ्योरम का गेट में एक दो टॉपिक है वो भी इसी में ही ऐड करा देना। हाँ वो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस और स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर साथ में करा देंगे। हाँ फिर प्रैक्टिस एक साथ ही हो जाएगी, नोट्स उसी के एक साथ कर देंगे। हाँ वो उसमें लिमिट थ्योरम वाले में भी हो जाएगा। ठीक है। स्टैंडर्ड मल्टी ऐसे बनाया नहीं है, मुझे तो मल्टीवेरिएट में ही रख दिया उसने, अलग से स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट का नहीं बनाया होगा, या बाईवेरिएट नॉर्मल का देखना पड़ेगा। बाईवेरिएट नॉर्मल पे या मल्टीवेरिएट नॉर्मल पे कुछ क्वेश्चन आया होगा, आई थिंक बनाया नहीं होगा। मैं बोल दूंगा एक बार हुआ तो स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट का देख लेगा, जो मेनली बाईवेरिएट नॉर्मल मल्टीनोमियल इन दोनों पे ही तो क्वेश्चन होंगे इसमें, तो वो दोनों देख लेंगे। ठीक है मैं उसको सर एक पीडीएफ है स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट का एक, अच्छा हाँ एक जैम का है, गेट वाला नहीं बनाया, गेट में कमी होगा इसीलिए। ओके हाँ जैम का, अब मैं समझ गया। ये आप करें ना, एक तो स्टैंडर्ड ये वाला है, तो ये जैम का है, उसको 3 है, 3 सॉल्व करो, तीनों कंप्लीट करो। बाकी जो 1-2 क्वेश्चन रह जाएगा वो क्रैश कोर्स में पूरा कवर हो जाएगा, उसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करो, इसमें ज्यादा नहीं है, इसको 3 पीडीएफ है ना, तो ये तीनों है, तीनों को कंप्लीट करो और उसके बाद बाकी जो कभी रह गया तो वो क्रैश कोर्स में हो जाएगा। तो ये तीनों पीडीएफ कम से कम कंप्लीट करो। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन नॉन पीवाईक्यू था, बाकी सब नॉन पीवाईक्यू है, तो ये तीनों पीवाईक्यू वाले इसको निपटाओ एटलीस्ट। और नेक्स्ट क्लास में लिमिट थ्योरम करते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट।